अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद जी ट्रांसफॉर्म जो हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा प्रॉपर्ली शुरू किया था। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है 3.3 रैशनल ट्रांसफॉर्म, रैशनल जी ट्रांसफॉर्म। और लफ्ज़ रैशनल से हमें पता चल जाना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम बात करेंगे आज, यानी कि जी ट्रांसफॉर्म जो कि हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक इस तरह के एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर टाइम डोमेन में हो तो उसका जी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था, और वो आया था कुछ इस तरह से। तो ये इटसेल्फ एक रैशनल जी ट्रांसफॉर्म है। तो हमें थोड़ी सी फ्यूमिलाइजेशन रैशनल जी ट्रांसफॉर्म से ऑलरेडी है कि इसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होता है। सही। तो हम लोगों ने आज देखना ये है कि अगर रैशनल जी ट्रांसफॉर्म हो तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे हम उनके साथ डील कर सकते हैं। तो इसमें जो एक चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे वो हैं पोल्स एंड ज़ीरोस, और हमें इसकी क्रूड डेफिनेशन पहले से पता है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखा था कि z की वो तमाम वैल्यूज़ जिस पे x ऑफ z इन्फिनिट हो जाए वो तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पोल्स कहलाती हैं। ठीक इसी तरह से z की वो तमाम वैल्यूज़ जिन पे x ऑफ z ज़ीरो हो जाए वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ज़ीरोज़ कहलाती हैं। तो एक रूट किस्म की डेफिनेशन में पोल्स एंड ज़ीरोज़ की ऑलरेडी पता है। तो आज हम एक जी ट्रांसफॉर्म अगर हमारे पास गिवन हो तो उससे भी पोल्स एंड ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे। ओके जी, हमारे पास एक जेनेरिक फ्रैक्शन कुछ इस तरह से गिवन होती है। ओके, जो हमें चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि न्यूमरेटर में z की m पावर्स हैं या m टर्म्स हैं, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में z की n टर्म्स हैं। जो एक गुजरते जाते बात या हम कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं वो ये कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर n इज़ ग्रेटर देन m, ठीक है, इक्वालिटी भी इम्प्रॉपरनेस का हिस्सा है। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन m तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, एंड वी ऑलवेज वांट आवर फ्रैक्शन टू बी प्रॉपर। और अगर ये इम्प्रॉपर हो तो फिर हमने इसे प्रॉपर बनाना होता है। अब कैसे बनाना होता है ये थोड़ा सा बात की बात है, ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हम इंशाल्लाह फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर पे कैसे जाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो टर्म है इसमें हमें नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखें तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है। ऑफ कोर्स दरमियान में कंटिन्यूटी जो शो कर रही है उसमें सारी प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी। इट्स इवन ये टर्म भी प्रोडक्ट टर्म है जिसमें बी नॉट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है जी रेज़्ड टू पावर ज़ीरो से। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट टर्म्स है इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो इसी एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो समेशन है वो वेरी करेगी 0 से n तक a ऑफ k दी रेज़्ड टू पावर माइनस k। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा है और ये उसकी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है। ओके, एक तो हमारे पास रैशनल जी ट्रांसफॉर्म का लिखने का ये तरीका है जो कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका फॉलो होता है अगर a नॉट ज़ीरो नहीं है और b नॉट भी ज़ीरो नहीं है, यानी कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की जो कांस्टेंट टर्म्स हैं अगर वो नॉन ज़ीरो हों
तो तब हम वो एक सेकंड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जो कि अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा जी, उस सेकंड प्रेजेंटेशन के लिए हम न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं एक तो बी नॉट, उसकी जो कांस्टेंट टर्म है, और साथ जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ जी है, ठीक है, जो इसकी mth ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल है, उसको भी हम कॉमन लेते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशंस बचते हैं वो कुछ इस तरह से बचेगा। सही, ये सारा अब हमारा न्यूमरेटर है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म ए नॉट है वो कॉमन ली जाएगी। इसी तरह से डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कॉमन लिया जाएगा जी की पावर में। और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बचेगा। सही, ओके। फर्दर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है कि ये बी नॉट अपॉन ए नॉट तो हमारे पास आ गई कॉन्स्टेंट टर्म। इस तरह से जी की जो पावर्स हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन ली हैं उनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से। और फर्दर हमारे पास अब ये mth पावर पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में nth पावर पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इनके रूट्स फाइंड कर लें ठीक है, अभी हम ये न्यूमरेटर एक्सप्रेशन मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइड बाय, तो उसके ऑफकोर्स ये जो न्यूमरेटर का mth पावर पॉलिनोमियल है इसके m रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम बन गया। और डिनोमिनेटर मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ कि ये दो टर्म्स ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में लिखी जाएंगी। जो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है यहाँ पर बी नॉट और जीरो स्टेप माइनस एम कॉमन लेने के बाद इसकी हमने रूट्स निकाले। चूँकि इसकी पावर m है तो इसके m रूट्स निकलेंगे जिनको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा। सही, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में a नॉट और जीरो स्टेप माइनस एन कॉमन लेने के बाद जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है जिसकी पावर n है जिस पॉलिनोमियल की उसके n रूट्स निकलेंगे, उनको ऐसे लिखा। अच्छा, अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये कि न्यूमरेटर में जो रूट्स हैं उन सारों को हमने नाम दिया है z1 z2 अप टिल zm। सही, तो जो चीज़ देखने वाली है यहाँ पे वो ये कि ये जो सारे m रूट्स हैं न्यूमरेटर के ये बेसिकली सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं जिसको हमने p1 p2 और अप टिल pn का नाम दिया है वो पोल्स हैं। सही, तो न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं वो ज़ीरोस कहलाते हैं और डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो पोल्स कहलाते हैं। तो हम लोगों ने ज़ीरोस और पोल्स को ऑब्टेन करने का ये भी तरीका सीखा कि रैशनल फ्रैक्शन में हम ज़ीरोस एंड पोल्स किस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, इसी को एक थोड़ी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे पोल ज़ीरोस हमें निकालने भी आ जाएंगे और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे देखना है कि किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में पोल्स एंड ज़ीरोस आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर। ये बात प्रॉब्ली हमें एक्सप्रेशन देख के पता ना चले लेकिन एग्जांपल करके थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ओके, हमें
जी ट्रांसफॉर्म गिवन है। ओके, ट्रांसफर फंक्शन का वर्ड गलत है यहाँ पर इस्तेमाल करना, वो किसी और काम के लिए या किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्स ऑफ जी इज़ बेसिकली सिंपली जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। तो हमें जो जी ट्रांसफॉर्म गिवन है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है। ठीक, तो ये तो एक प्रेजेंटेशन गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। अब हम लोगों ने इसको दूसरा जो उसका तरीक़ाकार हम लोगों ने भी सीखा, प्रोडक्ट ऑफ सम, थोड़ा उसमें भी करके देखते हैं। उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें जो न्यूमरेटर से कॉमन लेना है वो एक तो है 2, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इसका जो बी नॉट है वो 2 के बराबर है। ठीक है, एक तो हमने 2 कांस्टेंट लेना है और साथ हमें जी रेज़ टू पावर माइनस 2 जो कि इसकी लास्ट या मैक्सिमम पावर वाली टर्म है वो कांस्टेंट वो कॉमन लेनी है। तो जो लेफ़्ट ओवर न्यूमरेटर हमारे पास बचेगा वो होगा ये, सही। इसी तरह से डिनोमिनेटर में चूँकि ए नॉट ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरी टर्म हमें कांस्टेंट कॉमन लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ जी रेज़ टू पावर माइनस 3 एंड लेफ्ट ओवर टर्म्स आर इसको। तो ये हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गिवन जी ट्रांसफॉर्म को। और फर्दर जब आप इसकी और इसकी रूट्स निकालोगे, आपके कैलकुलेटर में एक फंक्शन है, मेरे पास चूँकि अभी कैलकुलेटर नहीं है, आपको करके नहीं दिखा सकती, लेकिन वो कुछ अगर हम मोड के थ्रू जाएं तो प्रॉब्ली कुछ EQN इस तक आप जब पहुंचो तो वहाँ पे आपको रूट्स निकालने के कुछ मिल जाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो मैक्सिमम हम मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो मेरे पास कैलकुलेटर है उसमें 3 पावर वाले एक्सप्रेशंस के रूट्स को निकाल सकते हैं। अगर कुछ एडवांस कैलकुलेटर्स अब आ चुके हैं 4 पावर वाले तो वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि आप लोगों के पास भी जो कैलकुलेटर्स होंगे उसमें आप इस टर्म के तो रूट्स निकाल सकोगे। ओके, तो पहले हम ज़रा इसको देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह से लिखी जा सकती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तो इट सिर्फ ऐसे रहा और ये -2 + 3 होकर जी रहेगा। बाकी अब z² + 6z + 4 के जब हम रूट्स लिखें तो ऑफ कोर्स 2 रूट्स आएंगे, तो उनको लिखा जा सकता है ऐसे 0.7639। और जो डिनोमिनेटर है उसमें उसके 3 रूट्स ऑफ कोर्स निकलेंगे, उसमें एक रूट तो रियल है और वो लिखा जाएगा ऐसे। उसके अलावा जो बाकी 2 रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर 3 नोट्स आ गए। अच्छा, अब इस एग्जांपल को हम लोगों ने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे ज़ीरोज़ एंड पोल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये है कि बेसिकली कुछ तो हमारे पास फिनिट ज़ीरोज़ एंड पोल्स हैं जो कि हमें इस एक्सप्रेशन से रेडिली पता चल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें तो जो हमें चीज़ देख के फ़ौरन पता चल रही है वो ये है कि ज़ीरोज़ हमारे पास 2 होने चाहिए और पोल्स हमारे पास 3 होने चाहिए। ये इनको हम फिनिट ज़ीरोज़ एंड पोल्स कहते हैं जो एक्सप्रेशन से हमें रेडिली पता चलते हैं। उसके अलावा कुछ ज़ीरोज़ एंड पोल्स हमारे पास z = 0 या इन्फिनिटी पे भी आते हैं। ठीक है, मसलन हम लोगों ने इस गिवन एक्सप्रेशन को जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो अगर आप नोट करो तो हमारे पास एक
एक्सप्रेशन या एक टर्म जो न्यूमरेटर में इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आ रही है वो ये है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो कि ज़ीरोज़ बेसिकली हमारे पास सब तीन हैं। दो तो ये वाले ज़ीरोज़ जो कि हमारे पास रेडीली अवेलेबल थे, और एक ये वाला ज़ीरो जो कि बेसिकली z इज इक्वल टू ज़ीरो पे लोकेटेड है। ओके, तो पोल्स तो हमारे पास तीन थे ही, लेकिन ज़ीरोज़ भी हमारे पास तीन है, ठीक है। दो फिनिट ज़ीरोज़ और एक ज़ीरो जो कि z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर होगा। अच्छा, अब अगर हमें ओके एक फर्दर जाने से पहले मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँ कि हम जनरली एक्स ऑफ जीज का या जी ट्रांसफॉर्म का पोल ज़ीरो प्लॉट भी अक्सर हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमें वो बनाना आए या रीड करना आए। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसमें हम लोगों ने अगर सिर्फ फिनिट ज़ीरोज़ एंड पोल्स सिखाने हों तो जैसे कि हमारे पास ज़ीरोज़ हैं -5.2361 पे और 0.7639 पे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली दिस ड्राइंग इज़ नॉट ऑन स्केल, मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रही हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। -0.7639 और ये है -5.2361 और ज़ीरोज़ हम जनरली इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हमारे पास पोल्स तीन हैं, एक है 0.409 से, वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा और उसको हम एक क्रॉस के मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी हमारे पास जो दो दो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मसलन हम लोगों को कुछ 0.9545 यहाँ आकर और फिर उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके लिए एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे आना पड़ेगा, तो ये कोई ऑल टुगेदर रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, लेट मी राइट 0.9545 here and -2.9782 और साथ j ऑफ कोर्स j भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी फिनिट पोल्स एंड ज़ीरोज़ की। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी हो कि हम लोगों ने जो फिनिट पोल्स एंड ज़ीरोज़ के अलावा जो फर्दर ज़ीरोज़ एंड पोल्स होते हैं वो भी अगर दिखाना हो, तो इस एक्सप्रेशन में एक ज़ीरो हमारे पास और है जो कि z इज इक्वल टू ज़ीरो पे है, तो हम वो भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पोल ज़ीरो प्लॉट इस वक्त आ चुका है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे जो हमें समझने वाली है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से गिवन होता, एक्सप्रेशन को मैं रिवर्स करके लिखने लगी हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन होता इस तरह से, ठीक है। मैंने किया यूँ है कि उसी एक्सप्रेशन को फ्लिप करके लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अपेरेंटली ज़ीरोस ज़्यादा हैं, ठीक है, तीन ज़ीरोज़ हैं हमारे पास और दो पोल्स हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले ये चीज़ डिस्कस की है कि हमारे पास फिनिट पोल्स एंड ज़ीरोज़ के अलावा भी कुछ फालतू पोल्स एंड ज़ीरोज़ होते हैं जो कि इधर दे आर ऑन ज़ीरो, इधर दे आर एट z इज इक्वल टू ज़ीरो और एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और उनका मकसद ये होता है कि हम लोगों को पोल्स एंड ज़ीरोज़ बेसिकली बराबर चाहिए होते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो पहले किया था कि चूँकि यहाँ पे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 है, तो सिर्फ (-3) कांस्टेंट लिया जाएगा, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 के अलावा (-2) कॉमन लिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर एक्सप्रेशन बचेगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इकट्ठा लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस भी बचे और टाइम भी। 0.9545 प्लस माइनस 2.9782, ठीक है। उनके ये दो बेसिकली दो ज़ीरोज़ हैं इस वक्त, या दो रूट्स हैं।
ओके और एक चीज़ और यहाँ पर आएगी जो कि होगी (0⁻⁻1). एंड आई होप कि यू नो कि हमने लोगों के कैसे लिखा है। यहाँ से न्यूमरेटर से हम लोगों ने कॉमन लिया था (0⁻3) और डिनोमिनेटर से हम लोगों ने कॉमन लिया था (0⁻2) और ये हमारे पास एक टर्म उस वजह से आ रही है, ठीक है। और चूंकि हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 0⁻1 करके, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब हमारे पास इस वक्त 3 पोल्स हो चुके हैं, 2 फिनिट पोल्स और एक पोल ये वाला, ठीक है। और बेसिकली ये जो पोल है ये होगा z = 0 के ऊपर, यानी कि अब अगर इसकी वैल्यू 0 डाली जाए तो हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये हमें इन्फिनिट दे देगी, ठीक है, इन्फिनिट के बराबर हो जाएगी। तो एक पोल हमारे पास अब एक फालतू आ रहा है जो कि z = 0 पे है। तो अब अगर आप इसका बनाओ पोल 0 प्लॉट, तो ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और पोल्स आ गए हमारे पास इधर, इधर, और अब एक इस एक्सप्रेशन की वजह से एक पोल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने उसको एक्सप्रेशन को फ्लिप करके फिर सॉल्व किया है, ताकि मैं बताने की, ऐसा करने का मकसद ये था कि हम ये पता कर सकेंगे जो तो पोल्स हमें या ज़ीरोज़ हमें रेडीली अवेलेबल होते हैं जिनको फिनिट ज़ीरोज़ एंड पोल्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फालतू होते हैं वो पोल्स भी हो सकते हैं और ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको फाइंड आउट करने का फिर तरीका जो होता है वो ये होता है कि जब हम इस एक्सप्रेशन से जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स है उससे हम प्रोडक्ट्स ऑफ सम पे आते हैं, तो वहाँ से हमें वो जो एक्स्ट्रा पोल्स या ज़ीरोज़ हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो पोल ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। और एक तीसरी तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी कि अगर हमने जी ट्रांसफॉर्म को पोल्स ज़ीरो से रिप्रेजेंट करना है, तो एक एग्जांपल हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमें सिर्फ पोल 0 प्लॉट गिवन हो तो हम वहाँ से x ऑफ z कैसे निकाल सकते हैं। मसलन एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो यहाँ पे, ये तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर z की वैल्यू 0 है। इस लोकेशन को हम z2 कह देते हैं, ठीक है, जहाँ पर 0 है। और इसी तरह से हमारे पास पोल्स कुछ यहाँ पर हैं, ठीक हो गया। ओके, अब इस गिवन पोल 0 प्लॉट से हमें कैसे z ट्रांसफॉर्म मिल सकता है। तो चूंकि 2 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, तो फोर्स जो जनरल एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक हो गया। z1 हमें पता है कि वो 0 है, तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को लिखने के कोर्स हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है, एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास 2 चीज़ें हों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसकी x लोकेशन भी और y लोकेशन भी, ठीक है। और इसी तरह से x लोकेशन और ये y लोकेशन, ये दोनों पता हो तो एक तो वो तरीक़ाकार है कि हम p1 को उस तरह से लिखें, नहीं तो हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आएगी इस तरह से, ठीक है। यानी कि r ये वाला डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस है और ओमेगा जो इसका ये वाला एंगल है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स
पोल है या कॉम्प्लेक्स ज़ीरो कोई भी हो हमारे पास जी डोमेन में, तो उसको फोर दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक तो x प्लस जे वाई इस फॉर्म में, या फिर अगर हमारे पास ये रेडियल डिस्टेंस और ये एंगल अवेलेबल है तो आर जे आर मल्टीप्लाइड बाई एच बाई जे ओमेगा के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो दूसरा पोल हमारे पास आएगा वो फोर्स, चूँकि इट विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो हम लोगों ने एक जगह माइनस यूज़ किया और एक जगह प्लस। और फर्दर हम इसको अगर ब्रैकेट्स को सॉल्व करें ये हाँ बस आ गया। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस टू आर कॉस ओमेगा जी प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसको इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके अलग आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, ओके, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ऑफ सम से, और हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सॉल्व करके हम इस एक्सप्रेशन तक पहुँचे। ठीक है, अब हमारे पास फर्दर ये ऑप्शन है कि हम इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, वो हम ऐसे लिखेंगे कि जी स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन लिया जाएगा न्यूमरेटर से भी, और जी स्क्वायर डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर एक्सप्रेशन होगा वो ये होगी। ठीक, तो हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया पहले, यहाँ से जी स्क्वायर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कॉमन लेने के बाद हम लोगों ने जो एक और रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी देखी भी है, सीखी भी है, रैशनल जी ट्रांसफॉर्म की, वो उस तक भी हम पहुँच गए। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एग्जांपल में एक गिवन पोल ज़ीरो प्लॉट से दो तरह से रिप्रेजेंट करना सीखा है अपने जी ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि रैशनल जी ट्रांसफॉर्म अगर हमारे पास हो तो हम उसको एक दो तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें से जीरोज़ एंड पोल्स कैसे निकाल सकते हैं, प्लस एक ज़ीरो पोल्स गिवन हो तो वहाँ से एक्सप्रेशन कैसे निकल सकता है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी, वो पोल्स ज़ीरोज़ को रिलेट करना आ गया होगा रैशनल जी ट्रांसफॉर्म से। उसके अलावा हम लोगों ने जो एक चीज़ इसमें और देखनी है वो ये है कि एग्जैक्टली जो पोल लोकेशन होती है वो कैसे टाइम डोमेन बिहेवियर पे असरअंदाज होती है। ठीक है, इसकी कुछ हेडिंग इस तरह से, टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ फॉल सिग्नल्स। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि अगर हमें लेट सपोज के एक्स ऑफ जी इटसेल्फ अवेलेबल है, जिससे हम पोल डिटर्मिन कर सकते हैं कि उस एक्स ऑफ जी, क्योंकि हमें पता है ना कि पोल्स जो हैं वो तो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे, तो एक गिवन ट्रांसफॉर्म है अगर, और उसे हम पोल्स निकाल सकते हैं, तो उन पोल्स की लोकेशन से हम एग्जैक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके टाइम डोमेन में ले जाया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो सिग्नल अप्रॉक्सीमेटली किस तरह से डेवलप होगा, किस तरह से बिहेव करेगा टाइम डोमेन में। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे सिस्टम्स या ऐसे क्या, चलो हम सिग्नल्स की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद सिग्नल्स फर्स्ट, कि अगर हमारे पास ऐसे सिग्नल्स हों जिनमें सिर्फ एक ही पोल हो तो उनको हम कहेंगे सिग्नल्स विद सिंगल पोल्स। ठीक है, तो
कोर्स आप अपनी इंट्यूशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हमारे पास एक ही पोल वाला कोई पोल ज़ीरो प्लॉट है या ट्रांसफर या जी ट्रांसफॉर्म है, तो ऑफ कोर्स वो रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है, समवेयर ओवर हेयर। इमेजिनरी पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इमेजिनरी पे हुआ तो वो एक नहीं होगा ना, फिर वो दो होंगे, क्योंकि दे नीड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स नीड टू एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक पोल है तो वो रियल एक्सिस पे ही कहीं होगा, तो यहाँ कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कहीं होने के लिए भी वो फिर उनको वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कि अगर तो वो ज़ीरो से बड़ा और इस तरफ कहीं पे हो, ठीक है, मसलन लेट्स सपोज के हम बात करें यूनिटी की, तो उसकी एक ख़ास वजह है, ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पर z की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम अब जब जिस वक्त 0 से 1 की तरफ आते हैं, ठीक है, यानी कि पोल की लोकेशन यहाँ पे कहीं पे हो सकती है। तो जो ये वाला पोल है, ये टाइम डोमेन में अगर हम इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अगर आप अब देखो कि थोड़ा सा हम 1, इस पोल का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम 1 के पास पहुंच गए, ठीक हो गया। अब इसका जो टाइम डोमेन बिहेवियर, ये हम टाइम डोमेन में देख रहे हैं, तो ये एक्स ऑफ एन की अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। प्लीज़ डोंट माइंड कि मैंने इसको थोड़ा सा खुला खुला बनाया है, इट्स नॉट ऑफ कोर्स रिलेटेड विद दिस थिंग। यहाँ पे अगर आपको जो नोट करने की चीज़ है वो इसका डिकेइंग बिहेवियर है, ठीक है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा स्लो डिके कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस सिग्नल, जो कि जिसका पोल 0 के बहुत करीब था। अब ये जो पोल है जो कि 1 के खासा करीब है, ठीक है, लेट मी draw it over here. ठीक है, हमें ये देख के पता चला कि इसका डिकेइंग रेट मज़ीद स्लो हो गया। और अगर हम बात करें एक ऐसे टाइम डोमेन सिग्नल की जिसका पोल एग्जैक्टली इसके ऊपर हो, 1 के ऊपर हो, ठीक है, तो इस तरह के जी ट्रांसफॉर्म वाले सिग्नल का जो टाइम डोमेन सिग्नल बनेगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, मतलब ये डिके हो ही नहीं रहा, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे जाएगा। और एंड नाउ यू कैन फर्दर गेस कि अगर मेरे पास एक ऐसा पोल ज़ीरो प्लॉट हो या ऐसा जी ट्रांसफॉर्म हो जिसका पोल की जो लोकेशन है वो 1 से बड़ी है, तो इसका अगर मैं टाइम डोमेन बिहेवियर का अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। इससे इंक्रीज़ होते जाना है, ठीक है। अब ये जितना 1 से दूर होता जाएगा इसका जो इंक्रीजिंग रेट है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक। जितना ये 1 से बड़ा होगा पोल की लोकेशन, उतना इसका इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिग्नल की जिसका जो कि 1 से दूर मज़ीद दूर होता जा रहा है, ओके। तो ये हमारे पास टाइम डोमेन बिहेवियर्स अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, अंदाज़ा लगा के कि सिग्नल पोल कहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देखी हैं, इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं कि अगर तो हमारे पास पोल नेगेटिव वैल्यू पे है लेकिन वो थोड़ा सा 0 के आसपास है,
ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन सिग्नल हैज़ बीन डिकेड इमीडिएटली। इसी तरह से हम थोड़ा सा -1 के करीब पहुंच गए। ठीक है, अब -1 के करीब पहुंचने -1 के करीब लोकेटेड पोल टाइम डोमेन बिहेवियर कुछ ऐसे देगा। ठीक है, एंड सो ऑन। हमें देख के पता चल रहा है कि इसका डिकेइंग रेट थोड़ा कम हो गया है, खासा कम हो गया बल्कि। और अगर एग्जैक्टली -1 के ऊपर कोई पोल होगा तो उसका टाइम डोमेन बिहेवियर कुछ ऐसे अवेलेबल होगा हमारे पास। ठीक है, आपको देख के पता चल रहा होगा, या अगर नहीं पता चल रहा तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसने अब डिके नहीं होना है सिग्नल ने, ये इसी तरह से 1 - 1 में फ्लक्चुएट करता जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पोल, एक ऐसे ये सिग्नल एक ऐसे पोल के कॉरस्पॉन्डिंग बना है जो कि -1 पे लोकेटेड है। ठीक है, और अगर कोई पोल -1 के बियॉन्ड लोकेटेड है तो उसका टाइम डोमेन बिहेवियर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अच्छा, मेरे पास अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं बताना इसमें ये चाह रही हूँ कि ये एक्चुअली बड़ा ही होगा अपने प्रीवियस सिग्नल से। ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस, ये ग्रो करेगा। और जितना ये -1 से बियॉन्ड लोकेटेड होगा, उसका जो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग रेट है वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, कि उतना ज़्यादा ये ग्रो करता जाएगा इस तरफ ही, और ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड पर भी। ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन इसका ग्रोइंग रेट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमें देखने की ज़रूरत है ऐसे सिग्नल्स को जिसमें जहाँ पे दो पोल्स हों। सिग्नल्स विद 2 पोल्स। ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि दोनों पोल्स रियल लोकेशन पे हैं, बोथ रियल पोल्स या पोल्स एट रियल लोकेशंस। ठीक है, मसलन एक एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है। ठीक है, या फिर ये हो सकती है, या फिर एक तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है। ठीक है, तीन तरह की ऑप्शंस हैं अगर हमारे पास पोल्स दोनों रियल लोकेशंस पे हों। तो ऑफ कोर्स हमें इंडिविजुअली तो इनका पता है, हर पोल की लोकेशन का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर पोल एक किस तरह का टाइम डोमेन बिहेवियर देगा। तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो भी टाइम डोमेन बिहेवियर को एग्जामिन करेगा। मसलन अगर हम इन दोनों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो इस अप्रॉक्सीमेटली ये पोल कुछ 0.5 पे लोकेटेड है, ये पोल कुछ 0.8 पे लोकेटेड है, तो इन दोनों के जो टाइम डोमेन सिग्नल्स होंगे वो कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली अगेन। ठीक है, ये इसकी वजह से हमने लिखा, और 0.8 की वजह से हम लिख सकते हैं अगेन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो x ऑफ n अब जो मैंने इक्वल टू नहीं डाला, मैंने अप्रॉक्सीमेशन का साइन डाला। तो अब जो x ऑफ n होगा वो कुछ इन दोनों के जो बिहेवियर्स हैं उन्हें कंबाइन करके जो भी इफेक्टिव रिजल्ट आएगा x ऑफ n उस तरह से डेवलप होगा। ठीक है, हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि दोनों पोल्स कॉम्प्लेक्स हों, एंड ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता कि एक कॉम्प्लेक्स हो और एक रियल हो।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब भी होंगे तो उन्होंने दो होना है। तीन के केस में ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स हों और एक रियल हो। तो अगर हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। मसलन हमारी अगर लेट सपोज कि ये वन है, अच्छा मैं वन को इसलिए डाल रही हूँ कि वन से जो छोटी वैल्यूज़ हैं डेसिमल वैल्यूज़ वो ऑफ कोर्स डिके होती जाती है, तो थोड़ा सा वन का हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट्स इस तरह से हो या फिर कॉम्प्लेक्स रूट, अच्छा ये यानी कि ये जो मैंने ऊपर वाला सिग्नल बनाया इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स में जो रियल एक्सिस है उसमें या एक्स एक्सिस है उसमें वैल्यू वन से कम है। अब ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें एग्जैक्टली जो रियल एक्सिस है वो वन के ऊपर है, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। और जो तीसरी ऑप्शन है उसमें हमारे पास पोल्स कुछ इस तरह से लोकेटेड है। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास पहली वाली ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो रियल एक्सिस है उसमें मतलब जो पोल की रियल वैल्यूज़ हैं या पोल की वो वैल्यूज़ जो कि उसने रियल एक्सिस पे एक्वायर की हैं वो वन से कम हैं, तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन बिहेवियर बनता है उसका मैं इन्वेलप बना देती हूँ, बाकी बेसिकली तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही लेगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल तो नहीं से कहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल तो उसका जो है ना वो डिकेइंग बिहेवियर है, लेकिन एक साइनसॉइडल सिग्नल है जो कि डिके हो रहा है, लेकिन उसका जो डिकेइंग रेट है वो एक्सपोनेंशियली डिटर्मिन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस तरह से हमारे पास एक वो ऑप्शन है जहाँ पे जो रूट्स की एक्स वैल्यू रियल वैल्यू एग्जैक्टली वन हो, तो उस वक्त जो बिहेवियर बनता है टाइम डोमेन में वो एक ऐसे साइनोसॉइडल सिग्नल का बनता है जो डिके नहीं होगा। ठीक है, ना डिके होगा ना इंक्रीज होगा, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ठीक है, एक प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल। और इसी तरह से हमारे पास एक यहाँ पर एक तीसरी तरह का प्लॉट बना हुआ है, ज़ीरो पोल प्लॉट, जिसमें जो पोल्स हैं उनकी रियल वैल्यू जो है वो वन से बड़ी है। तो इस केस में जो टाइम डोमेन बिहेवियर हमें मिलेगा वो एक इंक्रीजिंग साइन वेव मिलेगी। अब इंक्रीज़ होने का फोर्स जो रेट है वो तो एक्सपोनेंशियली है, दूसरा वो डिटर्मिन करेगा कि ये वन से कितने दूर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीन वो सिचुएशंस बताई हैं जहाँ पे रियल वैल्यूज़ ऑल देर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव साइड पे हो यानी कि पोल्स इस जगह पे कहीं पे हों, इस पेयर की फॉर्म फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा खुद अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करो कि वो सिग्नल कैसा बनेगा। ठीक है, प्लीज़ ट्राई इट कि अगर पोल्स नेगेटिव साइड पे हैं, नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में हैं, तो आप किस तरह से उनको उनके टाइम डोमेन बिहेवियर को जज कर सकते हो। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। ओके, अब हमारे पास इसमें ओके एक चीज़ और है जो कि हम गिवन टाइम में देख सकते हैं जल्दी से। सिस्टम फंक्शन, आज मैं एक वर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन बार बार कह रही थी, उसके लिए हम एक टर्म सिस्टम फंक्शन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक चीज़ ये है कि जिस तरह से एच ऑफ एन एक हर सिस्टम का यूनिक होता है या हर सिस्टम को डिस्टिंग्विश करता है दूसरे सिस्टम से, और हम इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं।
ठीक है। तो इसका अगर z ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो h ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है उसको h ऑफ z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन या फिर सिस्टम फंक्शन कहलाता है। ठीक है। तो मैंने जैसे एक्स ऑफ जी को एक दो दफ़ा मिस्टेकनली ट्रांसफर फंक्शन कहा, तो फिर मैंने आपको बताया था कि उसे ट्रांसफर फंक्शन कहना गलत है, क्योंकि एक्स ऑफ सी जनरली किताबों में किसी सिग्नल के ट्रांसफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। एच ऑफ जी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जो कि सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन के लिए यूज़ होती है, और ट्रांसफर फंक्शन का जो ताल्लुक है वो सिस्टम के साथ है कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको बाकी सिस्टम से डिस्टिंग्विश करेंगी, वो एच ऑफ जी उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो लफ्ज़ है या एच ऑफ जी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है और वो सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी एक्स ऑफ सी किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा, हम लोगों ने जब जी ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था तो ये थोड़ी सी चीज़ देखी थी कि हम किसी भी सिस्टम को अगर एक इनपुट एक्स ऑफ एन दें तो उसको हमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स में, और उस वक्त उसको एक्स ऑफ जी कहा जाएगा। और इस तरह की इनपुट अगर किसी एलटीआई सिस्टम को दी जाए तो बेसिकली वो उसके ट्रांसफर फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए आउटपुट पे वाई ऑफ जी देगी। ठीक है। और हम लोगों ने ऊपर के एक्सप्रेशन को देखकर हम तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। और साथ हमें इसकी ये डेफिनेशन भी ऑलरेडी पता है, जबकि हम इम्पल्स रिस्पॉन्स से ट्रांसफर फंक्शन में किस तरह से जा सकते हैं। ओके। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि एक जनरल डिफरेंस इक्वेशन लिखी जाती है इस तरह। ये लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में इसको लिखना सीखा था। ये एक जनरल डिफरेंस इक्वेशन है। अब इक्वेशन के दोनों तरफ अगर जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया जाए तो वाई ऑफ एन तो ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा वाई ऑफ जी। समेशन ऑफ कोर्स ऐसे रहेगी, ए ऑफ के कांस्टेंट है, बाकी रह गया वाई ऑफ एन माइनस के। तो हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किसी शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जाता है। शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कितने उसमें शिफ्ट है कितना। तो के यूनिट्स का शिफ्ट है और पॉजिटिव साइड पे है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। वाई ऑफ एन माइनस ए के ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस के इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक। यहाँ पर हमारे पास आएगा b ऑफ k, और बिल्कुल उसी प्रिंसिपल के तहत यहाँ पर x ऑफ n माइनस के का ट्रांसफॉर्म हमने लिखना है, तो वो लिखा जाएगा z रेज़ टू पावर माइनस के x ऑफ z। और अब हम अगर इक्वेशन के दोनों तरफ देखें तो y ऑफ z बेसिकली कॉमन लिया जा सकता है। और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लेफ्ट साइड पे वो लिखी जाएगी इस तरह, और राइट साइड पे हम लिख सकते हैं अगेन एक्स ऑफ जी को हम समेशन से तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो एन पे डिपेंडेंट नहीं है, के या फिर के पे प्रॉब्लम के यूज़ कर रहे हैं। ठीक। और फर्दर y ऑफ z अपॉन x ऑफ z जो कि h ऑफ z के इक्विवेलेंट है, इसको लिखा जा सकता है
इसके। तो ये हमारे पास एच ऑफ ज़ी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, या एच ऑफ ज़ी के जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास ऐसे आता है। मोस्ट आर फंक्शंस यानी कि जो डिफरेंस इक्वेशंस होते हैं, आपको पता है कि वो इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स वाले सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। उसके ट्रांसफर फंक्शंस हमेशा रैशनल आएंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं एफ आई आर वाले सिस्टम्स की, इनके फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स होते हैं, तो वो जनरली रैशनल फ्रैक्शंस नहीं होते, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। बाय प्रॉपर आई मीन कि वो कुछ उसका कुछ उसमें सिर्फ न्यूमरेटर होता है, उसका डिनोमिनेटर 1 होगा, ठीक है। प्रॉब्ली आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड प्रॉपर है, क्योंकि प्रॉपर हम लोगों ने जो प्रॉपर की टर्म है वो हम लोगों ने रैशनल फंक्शंस के लिए यूज़ की थी अर्लियर। ओके, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि अगर हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो तो हम उससे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसको देख लेते हैं। y of n is equal to 0.7 y of n minus 1 minus 0.12 y of n minus 2 plus x of n minus 1 plus x of n minus 2, ठीक है। अब हम लोगों ने जब दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म लिया तो y of n का ट्रांसफॉर्म बन गया y of z, 0.7 है कांस्टेंट है, वैसे ही प्योर होगा। y of n minus 1 का ट्रांसफॉर्म होगा 0 - 1 y of z, हमें अपनी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से पता है। इसी तरह से फर्दर अगर हम आगे लिखें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस z - 1 x of z प्लस z - 2 x of z। अब हम जब सारी चीज़ें कंबाइन करें अलाइक टर्म्स की, तो हम कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन तक पहुंचते हैं, ठीक हो गया। फर्दर हम अगर पहुंचना चाहें ट्रांसफ़र फंक्शन तक, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा रैशनल फ्रैक्शंस देखे हैं और उसके अलावा पोल ज़ीरोस पढ़े हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो, ओके, विच वाज लाइक दिस फॉर एग्जांपल, तो उससे हम सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्दर अभी हमें चूँकि इन्वर्स वगैरह हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हम लोग आज इंशाल्लाह यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो है इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमें एक गिवन जी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र फंक्शन से टाइम डोमेन इंफॉर्मेशन निकालना आएगी। तो आज की इंशाल्लाह यहीं तक, अल्लाह हाफ़िज़।